नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम। आपको बता दें कि लगभग 65 दिनों से आंदोलन चल रहा है और एक सबसे उसमें फेमस चेहरा जिन्होंने आंदोलन को आज तक बनाए रखा, रमांशु मिश्रा सर। आपको बता दें कि 20 दिनों तक कारावास भुगतने के बाद जो है कल रात को बेल पर रिहा हुए हैं। इनके आंदोलन में न रहने के दौरान, जेल के दौरान भी बहुत सारे यहाँ पर गर्दनी बाग में जो है प्रदर्शन हुए। उसका एक अलग स्वरूप है, बहुत सारी घटनाएं घटी और उसके बाद रमांशु सर निकले। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कि आप कोर्ट ने आपको सर बेल दे दिया, लेकिन बहुत दिन से रह गए हैं। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? दरअसल मेरे पे तीन तीन थानों का केस था। गांधी मैदान, गर्दनी बाग और सचिवालय 1। गर्दनी बाग वाला केस था, उसमें तो नाम मेरा ऐसे डाल दिया गया था, मैं वहीं कहीं इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि मैंने सत्याग्रह के दौरान कभी भी किसी अधिकारी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए उस तरह के कोई प्रमाण नहीं थे। लेकिन जब 30 जनवरी वाली घटना घटी और उसमें मैं जेल गया, तो उसके लिए मुझे बेल तो सही टाइम से मिल गया था, मंगलवार को बेल मिल गया था, क्योंकि मेरे केस में कोई उस तरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सिक्योरिटी रीज़न से, कुछ प्रशासनिक कारणों से जो है प्रोडक्शन लगाया गया गर्दनी वाले केस में, और फिर हमको जो है वहाँ पे उतने दिन रहना पड़ा। लेकिन इसके लिए मैं प्रशासन, विधायिका, न्यायपालिका को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। चलिए, अच्छी बात है, अगर एक अध्यापक जेल में रहता है और चीज़ें सुधर जाती हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बस मैं ये चाहता था कि छात्र जेल ना जाए, क्योंकि छात्रों का अपना एक भविष्य है। और चूँकि मैं ऑलरेडी सरकारी नौकरी पाके छोड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं एक टीचर हूँ, तो अगर मेरे पे आरोप भी लगते हैं, मैं जेल भी जाता हूँ, तो उससे मेरे भविष्य में बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव इस तरह नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरे जेल में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सकारात्मक रूप से जेल गया था। बाकी सब किसी न किसी अपराध में गए थे। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब आप प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो कुछ आपकी अच्छी बातें भी प्रशासन की नज़र में नेगेटिव होती हैं, क्योंकि कानून तो कानून है। कानून जब आप तोड़ेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, चाहे आप कितने बड़े व्यक्ति हों। यही हमारी न्यायपालिका की। तो जब हम लोग बेली रोड में थे, कुछ न कुछ जरूर कानून टूटा होगा, कुछ लोग परेशान हुए होंगे। वैसे हम लोग का इंटेंशन इस तरह का नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, बहुत लोग के जो है। सर, आप नहीं थे उस दौरान भी आंदोलन हुआ सर, और क्या कहेंगे, आगे भी आप जुड़ेंगे या फिर शर्तें लगाई गई हैं कोर्ट के द्वारा आपको? देखिए, चूँकि मैं आंदोलन में 18 तारीख की सुबह से ही था, और पहली बार मैं जब वहाँ से निकला हूँ तो मैं दीघा थाने ही गया, जब जेपी गोलंबर में हम लोग पे लाठीचार्ज हुआ, सारी चीज़ें हुई। तो देखिए, आंदोलन हम लोगों ने शुरू इसलिए नहीं किया था कि बीच में छोड़ा जा सके। हाँ, आंदोलन का जो एक रिजल्ट है सकारात्मक आना चाहिए। हम लोगों ने विधायिका से अर्जी किया, अपने सारे के सारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका मैं पहले भी सम्मान करता हूँ, आज भी कोई ऐसा मीडिया बाइट नहीं होगा जब अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ मैंने एक भी शब्द बोला, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी को पहले भी अपना गार्जियन मानता हूँ और आज भी मानता हूँ। और मैंने कहा कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी तक हम लोग की आवाज़ पहुँचेगी तो ज़रूर उस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन विधायिका ने हम लोग की आवाज़ नहीं सुनी। सर, मुख्यमंत्री जी को ये सब बात पता है कि नहीं सर? देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी को ये बात पता होती तो शायद ये आंदोलन 65 दिन। लेकिन सर, परसों तो गर्दनी बाग से कहा गया कि मुख्यमंत्री जी ही बोले हैं, अपने जो प्रधान सलाहकार हैं उनको, कि देख लीजिए इस मामले को। देखिए, अगर ऐसी बात आती तो मीडिया में ज़रूर आती, क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी बिहार में बहुत सारी जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें बीपीएससी का एक मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट। एक ये ऐसा सत्याग्रह है जो अब तक भारत के इतिहास में छात्रों द्वारा नहीं किया गया था। सबसे ज़्यादा केस हुए, बहुत सारी घटनाएं घटी, हर राजनीतिक दल का, विपक्ष का इसमें इन्वॉल्वमेंट राष्ट्रीय स्तर तक हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोगों पे बहुत प्रकार की कार्रवाई हुई। लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई इस तरह का जो है, कहते हैं ना कि वैधानिक रूप से कोई बयान नहीं आया। तो शब्दों से कहना अलग होता है, वैधानिक रूप से बातें आनी अलग होती है। तो मैं नहीं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक सारी बातें हैं। अगर होती तो मुझे लगता है कि आज भी हम लोग को समस्या का समाधान जाएंगे सर आगे भी गर्दनी बाग। देखिए, दरअसल क्या था कि जब पहली बार मैं गांधी मैदान में जो है छूटा था, तो पीआर बॉन्ड पे ही छूटा था, लीगल बाउंडेशन थी, और अब हमारे पे और कठोर लीगल बाउंडेशन डाल दी गई। अभी मेरे पास जो है बेल के सारे कागज आए नहीं हैं, मैं पढ़ूंगा। चूँकि हम लोग का ये आंदोलन, हम लोग चाहते हैं कि इसका एक सकारात्मक रिजल्ट निकले। कोर्ट से हम लोग लड़ रहे हैं, जो प्रशांत शेखर सर, कोर्ट का आप शुरू से ऑप्शन खोल के रखे थे सर, तारीख पर तारीख मिलते जा रही है सर, क्या कहेंगे इसको लेकर, और कोर्ट से क्या उम्मीदें हैं सर आप? देखिए, न्यायपालिका को पहले भी मैं न्याय का मंदिर मानता था और आज भी मानता हूँ। क्यों
क्योंकि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और CLC से मैंने लॉ किया, तो हम लोग के दिमाग में पहली बात यही डाली गई कि अगर भारत में किसी संस्था पे सबसे ज़्यादा विश्वास है तो न्यायपालिका पे ही। आज भी सुप्रीम कोर्ट में 27 जज हमारे CLC के ही प्रोडक्ट हैं। अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी बने हैं वो कॉलविन तालुकेदार, जहाँ का मैं पढ़ा हूँ, वहाँ का प्रोडक्ट है। तो हम लोग जिन संस्थाओं से पढ़े हैं वहाँ पे शब्दों की मर्यादा, संस्थाओं की इज्जत, ये सिखाई गई। और न्यायपालिका पे मुझे पहले भी विश्वास था और आज भी विश्वास है कि कई बार निर्णय जो है छात्रों के हित में भी दिए जाते हैं। तो न्यायपालिका निश्चित रूप से इसमें जो है निर्णय अच्छा लेगी। छात्रों को सर क्या कहेंगे? बड़ा अब छात्र तो सर ये अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। आप भी सर जेल में, कोई और आदमी भी आया तो वो भी लिमिटेड आया, अपना आंदोलन करके वो भी चले गए एक तरह से। क्या कहेंगे छात्र को अब ऐसी परिस्थिति में, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो भी छात्र हैं, तो छात्रों की जो लड़ाई 18 दिसंबर से शुरू हुई थी वो सारे एग्ज़ाम की अनियमितता को लेकर हुई थी और निश्चित रूप से ये छात्रों का आंदोलन था जिसमें हमको भी इनवाइट किया गया था और मैं 18 दिसंबर से रहा साथ में बच्चों के। मेरा उद्देश्य यही था कि एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक गार्जियन के रूप में बच्चों को कभी मिसगाइड ना होने दिया जाए। तो आपने देखा हो कि जब तक मैं आंदोलन में रहा, बच्चों के मुँह से कभी भी अमर्यादित शब्द नहीं आए, कभी भी उनको ऐसी प्रतिक्रिया रहा, जबकि हम लोग कई बार सड़क पे उतरे लेकिन सड़क पे हम लोगों ने कानूनों का उल्लंघन नहीं किया। ना कभी किसी पुलिस वाले पे पत्थर चलाया, ना कभी पुलिस वाले को हम लोगों ने। सर, ये अनुशासित तो काफी रहा सर। और बिहार में इस तरह का अनुशासित तो किसी राजनीतिक दल का भी नहीं होता, ये तो छात्रों का आंदोलन था। तो कहीं भी हम लोग लाठी खाए हैं। तो मेरा उद्देश्य यही था कि हम लोग सत्याग्रह को सत्याग्रह की तरह ही लेके चलेंगे, अनुशासन को नहीं तोड़ेंगे, और उन्होंने नहीं तोड़ा। इसके कारण प्रशासन भी हम लोग का कभी विरोधी नहीं बना। इवन की विधायिका के बहुत सारे लोग जो हम लोग के खिलाफ बोले, हम लोग ने सिर्फ उन्हीं की उन बातों का विरोध किया, कभी भी किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप। सर, ये आंदोलन सर 17 फरवरी से फिर आंदोलन 2.0 करके शुरुआत हुआ। सर, इस पर आपका कमेंट चाहते हैं। गड्डी बाग में उसी जगह उन्हीं छात्रों में शामिल होकर 2.0, इसे आप कितना सही मानते हैं सर? देखिए, 2.0 तब होता जब कोई नया आंदोलन नई जगह पे शुरू होता। ये गर्दनी बाग अगर 2.1 होता तो 65 दिन काउंट नहीं होता, तब 1 दिन काउंट होता और एक 64 दिन काउंट होता, या 62-63 दिन काउंट होता। तो ये कोई 2.1 देना, अगर सरकार भी होती, अगर आप अभी वर्तमान में कहें कि बीजेपी 3.0 कहें हैं, तो ये 5 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद ना, और जो आंदोलन जिस लक्ष्य के लिए हुआ था, लक्ष्य तो पूरा हुआ नहीं। कोर्ट में केस चल रहे हैं, 5-5 केस हैं बीपीएससी के खिलाफ। बीपीएससी अपने बयान दे रहा है, लेकिन गर्दनी बाग में मेरे भी जो छात्र हैं उनसे मैं पहले दिन से कहा था कि अनुशासन नहीं तोड़ना है। और दूसरी चीज़ मैंने देखा कि शब्दों की मर्यादा उल्लंघन न करें, क्योंकि जब तक मैं था शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता था। और हमने सभी छात्रों को यही सिखाया था कि तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल जो गांधी जी वाला था, और कोई गाली भी दे तो उसको सुन लेना, तुम जवाब न देना। तो इसलिए जो है वो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन मुझे मालूम चला कि बाद में जो है बहुत सारे अपशब्द बोले जा रहे हैं। तो इसका मैं शुरू से खिलाफत करता हूँ, आज भी करता हूँ कि गर्दन में अपने छात्रों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी प्रकार के अमर्यादित शब्द, असंवैधानिक शब्द, असंसदीय शब्द का प्रयोग किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ न करें या किसी नेता के खिलाफ न करें। सर, ये अब क्या कहेंगे सर? डिजिटली सर प्रोटेस्ट की बातें चल रही हैं सर, आप इसमें सहयोग करेंगे कि नहीं सर? देखिए, अभी हमारे पे केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो जब तक इस बीपीएससी के 70वीं का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो मेरा समर्थन है ही। जी सर, मैं हटने वाला नहीं हूं, लेकिन लीगल बाउंडेशन कारण हो सकता है मुझे गर्दनी बाग न जाने दिया जाए। सर, लेकिन एक चीज़ सर आपसे अंतिम प्रश्न है कि सरकार और आयोग का रवैया कैसा लगा सर? एक बार भी बात करने की जहमत तक नहीं उठाई गई सर, क्या वजह क्या लगता है सर? आप लोग को पहले से ही शत्रु मान लिया गया क्या? देखिए, यही एक सबसे बड़ी समस्या आई कि प्रशासन के अधिकारियों ने, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, अगर शुरुआती दौर से ही वो हम लोग से बात करते, उनको लगा कि शायद ये 1 दिन का आंदोलन है, उनको ये लगा कि शायद ये राजनीतिक आंदोलन है, उनको लगा कि ये टीचर का आंदोलन है। और कई बार मैंने देखा पेपर में भी, कभी रमांशु सर नहीं लिखा गया, कोचिंग संचालक लिखा गया, जबकि मैं किसी कोचिंग का संचालक नहीं, मैं टीचर हूँ, सरकारी नौकरी छोड़ के पढ़ाता हूँ मैं। लेकिन मुझे मीडिया से भी थोड़ा सा शिकायत इस बात के लिए कि कम से कम टीचरों की मर्यादा का ध्यान रखें। हमने कभी बीपीएससी को नहीं कहा कि परीक्षा संचालक है, हम लोग ने, लेकिन वो हमारे खिलाफ ये लिखते हैं कि टीचर जो है कोचिंग संचालक, रमांशु कुमार को जेल भेजा गया। इस तरह के शब्द मीडिया से हम अपेक्षा नहीं करते हैं। तो प्रशासन अगर शुरू से ही, चाहे देखिए, जब मुख्य सचिव से मिलने की बात आई तो फिर ये बोल दिया गया कि बीपीएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स ऑटोनोमस बॉडी। तो जब ऑटोनोमस बॉडी था तो कम से कम जब
नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे ला के बहुत सारे लोगों से बात किया जा सकता है। और अतुल प्रसाद जी तो हर मुद्दे पे बात करते थे, पेपर कैसा बने इस पे बात करते थे, जबकि वो छात्रों से नहीं बात करना चाहिए था। छात्र नेताओं को बुला लेते थे। हाँ, कभी कोचिंग संचालकों को उन्होंने नहीं बुलाया, कभी नहीं बुलाया। हाँ, कुछ प्रतिष्ठित टीचर थे, उनको बुलाया। प्रतिष्ठित टीचर, एक प्रतिष्ठा अलग होती है और प्रसिद्धि अलग होती है। प्रसिद्धि नकारात्मक भी हो सकती है। तो कुछ लोग थे मेच्योर, उनको बुलाया जाता था, लेकिन सकारात्मक रूप से वो डिस्कस करते थे। लेकिन शायद बीपीएससी और इस बार छात्र 17वीं को लेके छात्रों के बीच में शुरू से एक संदेह की स्थिति बनी रही, जो 6 दिसंबर को भी आपने देखा और बार बार ये दिखता रहा। तो उसका रिजल्ट ही है कि आज बात यहाँ तक पहुँच गई। 25 अप्रैल को मेंस का डेट सर आयोग के द्वारा घोषित कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब पीटी का रिजल्ट आया था तो उसमें लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि जो भी होगा वो कोर्ट के निर्णय पे ही डिपेंड करेगा। तो हमने पहले भी कहा था कि अगर आप तैयारी करते हैं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको रोकने वाले तो हम लोग हैं नहीं। और निश्चित रूप से बात लोग कहते हैं कि 20,000 लड़के या 21,000 लड़के जो मेंस दे रहे हैं, अगर वो 20,000 लड़के आते तो हमारे इस आंदोलन में 4,23,000 लोग होते, 3,27,000 लोग होते हैं। लेकिन आंदोलन में तो 500, 1,000, 2,000, 5,000 लोग ही तो आए हैं। तो वो जो उसको पढ़ना, हाँ ये जरूर है कि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कन्फ्यूजन की स्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बात मैं इस पर और जोड़ दूं कि बहुत सारे लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन दूसरी तरफ मेंस का बैच चलाते रहे। हम लोग का विरोध इसी बात का कि एक तरफ तो आप पैसा भी कमा रहे हैं, एक तरफ बच्चों से मेंस का बैच भी चलवा रहे हैं। यहाँ तो दावा किया जा रहा था कि री एग्जाम होने जा रहा है और इधर बैच बिका रहा है। ये दुख इस बात का है कि अगर मैंने डिसाइड किया 18 दिसंबर को साहब ये री एग्जाम होगा, तो हमने फिर पढ़ाना बंद कर दिया। जब आप मान के चल रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी नहीं होगी, फिर से दोबारा होगी, तो आप फिर मेंस का बैच चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी आप बच्चों को एक जो है सोर्स ऑफ इनकम बना रखें। और बहुत लोगों ने ये काम किया, इसी बात का हमारा विरोध था, और कोई विरोध नहीं था किसी से। अगर इस मुद्दे पे हम कहें तो आज भी मैं सबका विरोध करता हूँ। अगर सारे टीचर मेंस का बैच नहीं चलाते और बैठ गए होते तो बात पहुँचती, मुख्यमंत्री तक पहुँचती और इस पर जो है विचार विमर्श होता। लेकिन एक तरफ लोगों ने जो है मेंस का बैच बनाया, करोड़ों रुपया कमाया, और दूसरी तरफ बच्चों के सामने आकर लोगों ने बोला कि हम आपके आंदोलन में साथ हैं। यही दोहरे चरित्र, आज भी इसका विरोध करता हूँ और हमेशा विरोध करता रहूँगा। छात्र मिलने आएंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए, छात्र तो कल रात में भी मेरे लिए रुके। हाँ, वो तो नहीं सर। और छात्रों का मैं पहले भी गुरु था, आज भी गुरु हूँ और आगे भी गुरु रहूँगा। उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और जीवन भर खुले रहेंगे। इवन कि मेरे बहुत जो छात्र सिलेक्ट हुए, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे कितने छात्र मुझे पसंद करते हैं, लेकिन जब जेल में मैं गया तब मुझे मालूम चला कि गुरु की अहमियत क्या है। पूरे जेल में बाकी सबको नाम लेके बुलाया जाता था, बड़े बड़े लोग हैं, IAS अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जब मेरा अनाउंसमेंट होता तो रामांशु सर बोला जाता था। और उस जेल में भी लगभग 100 लोग हमारा पैर छूते थे, जिसको पूरा जेल देख के समझता था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका लोग पैर छू रहे हैं। जहाँ पे गालियों से बात होती है वहाँ पैर छुआ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैं इसके लिए भगवान को भी धन्यवाद कहूँगा कि उनका आशीर्वाद है कि मुझे गुरु जैसे पद पे उन्होंने बैठाया और ये मुझे प्रेरणा दी कि सरकारी नौकरी छोड़ के आप पढ़ाएं। सर, गुरु का आप नाम ले रहे हैं तो कल बीपीएससी भी एक गुरु शब्द का प्रयोग किया है सर। आपने पढ़ा होगा बीपीएससी का जो ट्विटर पर जो नोटिस आया है, उस पर भी कमेंट चाहेंगे सर हम? देखिए, गुरु और टीचर में बहुत अंतर होता है। अभी मैं जब जेल में था तो मैं जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ रहा था और उनकी पूरी किताब पढ़ गया। जो बहुत कुछ नहीं जानता था, अश्विनी चौबे के बारे में, लालू प्रसाद यादव के बारे में, रविशंकर जी के बारे में और आपके जो है नीतीश कुमार जी के बारे में, बहुत लोगों के बारे में मैं पढ़ गया जेल में, क्योंकि बहुत ही समृद्ध लाइब्रेरी है वहाँ पे। उसके बाद उसमें किताब थी मानस के हंस, तुलसीदास की जो है बायोग्राफी है वो, और अमृतलाल नागर साहब ने लिखा हुआ है, 1971-72 की किताब है। उसमें मैंने पढ़ा कि वास्तव में गुरु क्या होता है और नेता क्या होता है। तो मुझे एक तो मैं बीजेपी के सारे नेताओं से कहना चाहूँगा कि आपको मानस के हंस पढ़ना चाहिए। अगर आप राम को सम्मान करते हैं तो राम जी के चरित्र को लिखने वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ना चाहिए। और बाकी मैं बिहार के सारे नेताओं से कहूँगा कि एक बार जयप्रकाश नारायण जी को फिर से पढ़ें। उस व्यक्ति के त्याग ने बताया कि राजनीति क्या होती है, जिसने अपने पत्नी, अपने मतलब उनका बच्चा भी नहीं, और पत्नी ने उनका ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो आप बहुत लोगों को नहीं मालूम कि जयप्रकाश नारायण जी है ब्रह्मचर्य का पालन किया और गांधी जी के कारण। और आपको बता दूं कि आज़ादी की लड़ाई के बाद जयप्रकाश नारायण साहब ने जितना कष्ट सहा है, शायद उतना कष्ट आज़ादी के पहले किसी ने सहा होगा। अंग्रेजी सरकार में भी नहीं सहा। अंग्रेजी सरकार में भी लोग नहीं सहा उससे। और बिहार को आज भी जेपी मूवमेंट के लिए जाना जाता है और ये सारे नेता जेपी मूवमेंट के हैं। तो मुझे एक बार उनसे रिक्वेस्ट करना है सारी नेताओं से कि साहब जरूर एक बार जयप्रकाश को पढ़िए और जयप्रकाश नारायण के साथ साथ अपने बच्चों से भी कहिए जिनको राजनीति में लाना चाहते हैं कि बेटा पहले इसको पढ़ के और इसको ध्यान में लाओ, इसको सीखो, उसके बाद राजनीति में आना। तो रामांशु सर थे और बता दें आपको कि जेल से बाहर आए हैं और
पुस्तकों का अध्ययन भी किए हैं, हर एक मुद्दे पर इन्होंने खुल के बातें रखी है और आगे के आंदोलन को लेकर न्याय की पाबंदियां हैं जिसके कारण ये अभी खुल के सामने नहीं आ सकते हैं या फिर उसके पाबंदियों को पढ़ने के बाद जो है, प्रोविज़न को पढ़ने के बाद जो है आगे का कदम उठाएंगे। लेकिन बता दें आपको कि गर्दनी बाग में इतना लंबा जो आंदोलन चला, जो बिहार का सबसे बड़ा आंदोलन था, उसे ज़िंदा रखने में सर की ही भूमिका थी और अंततः इन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो देखिए अब आगे क्या होता है। कोर्ट पे ही मामला टिका हुआ है 70वीं को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।